हम्म सो स्टूडेंट्स, अब हम रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का। अगर 2 लेक्चर देखे हैं और उसके बाद थोड़ा 5 टाइम्स लिख के भी देखा है, 5 to 7 टाइम्स, तो अब आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑब्वियसली डिस्कशन इस पे ऑलमोस्ट डिटेल डिस्कशन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आप धीरे धीरे अपने ब्रेन में ये चीज ऑर्गेनाइज करते जाइए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज H+। मतलब अटैक करने वाला स्पीशी HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। ये सब अटैकिंग स्पीशी होंगे जिसमें H+ प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो किस पे होगा? न्यूक्लियोफाइल पे। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कीन। एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें, तो यू कैन से इंटरमीडिएट बनेगा इसमें कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो यू हैव टू थिंक रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा? तो बिल्कुल सही, रीअरेंजमेंट विल अकर। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है वैसे ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रीअरेंज होने के बाद आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मार्कोनिकॉफ रूल कब अप्लाई होगा? तो व्हेन नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, जब कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। व्हेन नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, जब किसी भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, देन, ध्यान से सुनना, देन वी फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम क्या फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, राइट। नाउ अब अगर इसमें हमने ऐड किया क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको याद रखना है अब क्या होगा? अब बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या फॉर्म होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, राइट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है वो होता है कार्बन पे प्लस, यानी कंप्लीट +1, मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, राइट। और एक और चीज याद रखनी है, जब भी क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करते हैं तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन का मतलब क्या होगा? एक ब्रोमीन ऊपर लगेगा और एक ब्रोमीन नीचे लगेगा। तो ये वाला पॉइंट हमें ज्यादा क्लियर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। मतलब अगर मैं साइक्लिक में ब्रोमीन डाल रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, अगर मैंने साइक्लिक में ब्रोमीन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको क्या सोचना है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का क्या मतलब हुआ? एक ब्रोमीन अबव द प्लेन होगा तो दूसरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन होगा। तो ध्यान रखना, ये जो हमने बनाया एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो जो नहीं बनाया वो हाइड्रोजन है, राइट। सेम वे इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब अगर एक ब्रोमीन में ऊपर बना देता बिलो द प्लेन, तो यहां क्या हो जाता? अबव द प्लेन। तो दिस इज एंटी एडिशन। अब क्या ये एंटी एडिशन वाली बात ओपन चेन में पॉसिबल है? सोचो आप सभी। आप बोलोगे सब कुछ सही बोल देते हैं सोचने के लिए। तो अगर मैं इसमें ब्रोमीन डालता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोचो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो अब आपके दिमाग में आएगा एक ब्रोमीन ऊपर बना देते हैं एक ब्रोमीन नीचे। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें एक ब्रोमीन अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें दोनों बिलो द प्लेन है, या यू कैन से दोनों अबव द प्लेन है। क्या ये सही है? आंसर इज यस, ये करेक्ट है। व्हाई?
बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में क्या हो सकता है, रोटेशन, और रोटेट करके जो बिलो द प्लेन वाला है वो अबव द प्लेन जा सकता है, या अबव द प्लेन वाला बिलो द प्लेन। तो ओपन चेन में एंटी एडिशन या सिन एडिशन इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादातर किसमें है, साइक्लिक में। रिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस यस, आपको आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अबव द प्लेन लगेगा या बिलो द प्लेन। तो ये बात मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार हमें ये नहीं पता होता ये कंसेप्ट कहाँ लगाना है और फिर हम उसको सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंसेप्ट हमें लगाना है रिंग में, ओपन चेन में नहीं लगाना है, क्योंकि रोटेशन होके वो वापस सेम पे आ सकता है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले वेरी कॉमन एग्जांपल CH4 प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप सोचिए अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है CH3Cl, आपको मिलने वाला है CH2Cl2, आपको मिलने वाला है CHCl3, आपको मिलने वाला है CCl4। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अब अगर आपसे पूछा है इसमें मेजर कौन सा है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा कुछ मेजर माइनर यहाँ पे नहीं बता सकते। ऑल्सो बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, क्लोरीनेशन को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी रिएक्शन है उसमें मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, CH3CH डबल नॉट डबल CH3CH3HCH3, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऐड कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू थिंक विच इज योर मेजर प्रोडक्ट। अगेन ध्यान रखना है मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पे अगर फ्री रेडिकल बनता है x पॉइंट पे, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, अगर y पॉइंट पे बन रहा है तो दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी। बाय द टाइम में जैसे ये लिख रहा हूं आधे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का प्रिंसिपल नहीं बताया। तो बच्चों देखो, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी का प्रिंसिपल जो है ये, इसका मैंने रिजल्ट कंक्लूजन ही बताया आपको, कि अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा सिलेक्टिव है ब्रोमीन कि अगर वो रेशियो ना भी याद हो तुमको 1:16:80 200 है या 8100 है, या इधर कंफ्यूजन है 18 है या 16 है, तो भी डायरेक्टली इतना डिफरेंस है सिलेक्टिविटी में कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा टर्शरी होगा और प्राइमरी सेकेंडरी मेजर क्या होगा, सेकेंडरी। सिर्फ क्लोरीनेशन में ही ये प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं नहीं आती। इसीलिए इस पॉइंट पे बहुत डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीनेशन का न्यूमेरिकल अगर है तो सोचना है, क्वेश्चन है, नहीं तो हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग होता है, मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। देन इसके बाद और क्या डिस्कस करना है, तो यू कैन से एलाइलिक हैलोजनेशन है, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसका रिएजेंट कमेंट कर दो। 3 रिएजेंट है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड भी होता है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी होता है, और सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी होता है, एलाइलिक हैलोजनेशन। एंड प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जैसे चैप्टर शुरू होता है ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन को अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे, फिर आता है एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे मैंने बोला दुनिया में सारी रिएक्शन एसिड बेस है, या दुनिया में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक है, या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट,
वैसे जब मैं बच्चे को सबस्ट्रेट और रिएजेंट बता देता हूँ तो आधे बच्चों का डाउट खत्म हो जाता है, फिर भी कभी कभी ऐसे छोटे डाउट्स आ जाते हैं, और क्या पता ऐसे डाउट्स ना भी आते हों। तो जस्ट CH3CH2Cl, तो CH3CH2Cl में क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो जैसे हमने डिस्कस ही किया, सब नेगेटिव है, जहां चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव, तो वो न्यूक्लियोफाइल, जहां कम है वो पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ये कह सकते हैं दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, यस दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर एट द सेम टाइम बच्चा ये कह सकता है कि सर ये तो रिएक्टेंट है, तो क्या यहाँ ये बोलना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा कंसेप्चुअली तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है। अगर किसी रिएक्शन के बीच में डेल्टा प्लस जनरेट हो रहा है तब हम कार्बोकेटाइन या बात कर सकते हैं, बट बिगिनिंग में इस बात को कहना सही नहीं है, बिकॉज क्लासिकल कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल कार्बीन, दीज आर इंटरमीडिएट्स, तो दीज आर नॉट डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के केस में डिफाइंड नहीं होते। सो अब ये कार्बन क्या इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्लोरीन क्या न्यूक्लियोफिलिक, तो डाउट आता है कि अब तो सर अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी, बिल्कुल सही बात है, माइनस पे प्लस अटैक कर सकता है, प्लस पे माइनस, तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि ऑर्गेनिक में जो भी चीज डिफाइंड होती है वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन होती है, बिकॉज सबस्ट्रेट क्या होता है जिसमें कार्बन होता है, रिएजेंट क्या होता है जिसमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया। अब जब हमने इस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो क्या होगा, तो यू कैन से, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस पे अटैक करेगा, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो डेफिनेटली जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना होगा। तो कार्बन जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना इजी है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन और क्लोरीन मतलब दो उसमें ऑलरेडी तनातनी है, शेयर्ड पेयर इधर खिंचा हुआ है, तो इजिली वो बॉन्ड टूट जाएगा। अब लेकिन ध्यान रहे जो नया बॉन्ड बनेगा वो नया बॉन्ड हमेशा क्या होना चाहिए, पुराने वाले से स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। तो हम ये कह सकते हैं जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें मिलेगा CH3CH2NU प्लस Cl माइनस। तो सुनिए, CCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CNU होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको दूसरे केस में कैसे कह सकते हैं कि दिस न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर। अगर आप देखो तो जो ग्रुप लीव कर रहा है वो भी नेगेटिव है, ध्यान से देखना, इधर नेगेटिव ने अटैक किया और ये स्पीशी बन गया और Cl माइनस गया। अब अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, या मैं चाहता हूं कि इस चीज को थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो, बिकॉज समझ में आना, दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, कि जब पॉजिटिव अटैक कर रहा था तो न्यूट्रल स्पीशी पॉजिटिव बन रही थी, नेगेटिव अटैक कर रहा था तो न्यूट्रल स्पीशी नेगेटिव बन रही थी, और यहां पे नेगेटिव अटैक कर रहा है तो न्यूट्रल न्यूट्रल रहा और उधर नेगेटिव बन गया। ये थोड़ा सा सोचना है, बिकॉज जब मैं पढ़ा रहा होता हूं मैं ये बात बोलता हूँ पॉजिटिव ने अटैक किया, देखो ये पॉजिटिव बन गया, तो बच्चा यहाँ डाउट पूछता है, मैंने EAR में बताया H+ ने अटैक किया कार्बोकेटायन बन गया, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये आप सोचते रहिए, मैं इसी लेक्चर में ही बताता रह रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड चार्ज बैलेंस होगा, यानी जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा। यहाँ पे न्यूट्रल है 0 और इधर -1, तो इधर भी 0 और -1 होगा। अब दिस इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, वीक, राइट। न्यूक्लियोफाइल N से न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कॉल्ड एज बेस, लुईस बेस,
ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बेस भी होते हैं और बेस न्यूक्लियोफाइल भी होता है, वाइस वर्सा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में क्या फर्क है? मुझे कैसे पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है, मैंने इसको बेस क्यों नहीं कहा? तो इसे समझने के लिए एक क्या दो रिएक्शन लिखता हूं, बिकॉज यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज किया तो थोड़ा जनरलाइज हो गया। तो मैं दो रिएक्शन लिखता हूं और वहां से फर्क समझते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने लिखा इथाइल क्लोराइड OH माइनस, और सॉल्वेंट पे चर्चा हम करेंगे, अभी मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं, बस समझ लो कि दिस इज एक्वस NaOH, राइट। फिर हमने दोबारा इथाइल क्लोराइड ही लिया और फिर हमने OH नेगेटिव ऐड किया। अब जो सॉल्वेंट है वो है अल्कोहल, ठीक है। OH नेगेटिव वाटर में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, OH नेगेटिव अल्कोहल में एज अ बेस एक्ट करता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस, देखते हैं क्या फर्क है, देखते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोडक्ट मिल रहा है हमें CH3 CH2 इथाइल अल्कोहल विद द रिलीज ऑफ क्लोराइड आयन, राइट। इधर अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, इथीन, इधर से एक Cl गया और इधर से एक H गया, ठीक है। तो यू कैन से वाटर और Cl माइनस। नाउ अब फर्क समझिए, डिफरेंस देखिए, बहुत ध्यान से देखना। इधर क्या हुआ, OH माइनस ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, OH माइनस ने किस पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। और इधर OH माइनस क्या कर रहा है, Cl बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बॉन्ड तोड़ रहे हैं। और ये जो OH माइनस है, इधर मान लेते हैं एक हाइड्रोजन अलग है, मुझे इसे कार्बन से ही जोड़ना चाहिए प्रिसाइजली टू बी वेरी करेक्ट, और ये इसको लेके गया, OH माइनस H को लेके गया। देखो यहां ये बेस है, H पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे अटैक कर रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। बेस ऑलवेज अटैक्स ओवर H प्लस, बेस हमेशा किस पे अटैक करता है, H प्लस पे, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो अगर कोई एनायनिक स्पीशी, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई एनायनिक स्पीशी कार्बन पे अटैक कर रही है तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है तो बेस। अब एक और चीज सोचते हैं, दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व, देखिए ध्यान से सुनना, ये फंडामेंटल है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा तो हो सकता है कि ऐसा लगेगा अरे यार सर सुला रहे हैं, बट ये फंडामेंटल मैं चाहता हूं यहां आप सोचें, इसमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सो और कौन सी एंडो, ये अपने को सोचना है। अब देखो इधर सिग्मा बॉन्ड टूटा है, सिग्मा बना है, बहुत फर्क नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्शन है क्या, ठीक है, लेकिन एक तरीके से समझ सकते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग लिख देता हूं, ये याद भी होना चाहिए अपने आप को, कि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर मुझे कोई भी चीज तोड़नी है तो वो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, फॉर्मेशन में क्या होगी, रिलीज। वीक बॉन्ड तोड़ना है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से सुनना, वीक बॉन्ड तोड़ना है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब वाइस वर्सा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोडक्ट में वीक बॉन्ड बन रहा है, कम एनर्जी रिलीज होगी। अब आप सोचो, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कम रिलीज हो रही है, तो नेट एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है, तो नेट क्या हुई, रिलीज। अभी ऐसे मैंने शब्दों में बोला, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अभी थोड़ा मैथमेटिकली नंबर्स में समझा देता हूं। ये कोई भी रैंडम डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं मानना। देखो यहां पे मैंने ऊपर ही बोल दिया था
कि जो नया बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। बात भी सही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन क्लोरीन से क्या होता है, स्ट्रांग। यहां पे वीक बॉन्ड टूट रहा है, यहां स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, तो यहां जो एनर्जी वो होगी एब्जॉर्ब, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो मान लेते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 80। कितनी हो रही है, 80। अब यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी बताओ, वो 80 से ज्यादा होगी या कम, स्ट्रांग बॉन्ड है, इससे स्ट्रांग है, तो एनर्जी मोर देन 80 रिलीज होगी। इधर एब्जॉर्ब हो रही है 80, तो इधर मोर देन 80 रिलीज हो रही है, लेट्स से 200, तो नेट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ यहां देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड इधर टूटा, ध्यान से देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, 2। उसके बदले में बना क्या है, एक पाई बॉन्ड बना है। मींस 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, एक वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मान लेते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए 80, तो 80 एब्जॉर्ब हुई। इसको ब्रेक करने के लिए लेट से एनर्जी चाहिए 100 एब्जॉर्ब हुई। ऐसे ही मैंने रैंडम डेटा लिया है। अब यहां जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो मान लेते हैं एनर्जी रिलीज हुई 100, तो नेट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज कम हुई है, तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो याद रखिए, एलिमिनेशन जब बेस होता है तो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज अगर हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इज एक्सोथर्मिक एंड एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक, तो दोनों रिएक्शन को बच्चों को डाउट आता है कैसे पहचानना है, तो एग्जाम में पहचानने का तरीका बन गया, जहां हीटिंग लिखा है वहां क्या होगा, एलिमिनेशन। तो जहां भी एलिमिनेशन होगा वहां हीटिंग मेंशन होगा, यहां जहां हीटिंग मेंशन होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट यानी एल्कीन बनने लगेगा। ध्यान हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन पायरोलिसिस में एल्कीन एज अ बाय प्रोडक्ट बनने लग जाता है। क्यों, वाई, क्यों बनने लग जाता है धीरे धीरे। तो यहां आपको समझ आया, वहां टेम्परेचर इतना हाई होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होने लग जाती है। एक तो फ्री रेडिकल है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस हाई टेम्परेचर है। ये तीन चीज एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर फेवर करता है, तो तुरंत ही एक बाय प्रोडक्ट एल्कीन का बनने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है रिएक्शन, यानी रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो आई गेस आपको समझ आ रहा है कि क्यों एल्केन में, पायरोलिसिस में एल्कीन बन रहा होता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन एंडोथर्मिक फेवरेबल है, यानी कि कभी भी हीटिंग मेंशन है तो एलिमिनेशन होगा। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, लिखते नहीं है, बट अगर हीटिंग मेंशन है, प्लस एक और चीज है, 40 डिग्री सेल्सियस इज अ हाई टेम्परेचर फॉर यू कैन से एलिमिनेशन, तो इसलिए भी कई बार नहीं लिखते क्योंकि रूम टेम्परेचर के आसपास की रिएक्शन है, बट प्रिसाइजली स्टैंडर्ड जगह पे ये मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने समराइज करें, देखिए ये फंडामेंटल है, इसको आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आगे कंसेप्चुअली हम चीजों को रटने लग जाते हैं, इसीलिए मैंने ये डिटेल में समझा रहा हूँ, बिकॉज वो बड़ी बड़ी बातें तो हम पढ़ चुके होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जाके प्रॉब्लम कर लेती हैं। क्योंकि जैसे क्या हो रहा है, आपके मार्क्स एक जगह जाके हिट कर जाते हैं, अब इससे ऊपर बढ़ नहीं रहे। अब हर बार आपको टेस्ट एनालिसिस करते हो, क्या आता है, सिली मिस्टेक हो रही है। तो वो सिली मिस्टेक को अब कैसे दूर करेंगे, वो छोटी छोटी कमियों को निकाल के। अब छोटी छोटी कमियां कैसे निकलेंगी, ये छोटी छोटी बातों को समझ के। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज मेनी एक्सपीरियंस से मेरे को एक चीज समझ आई कि मेनी स्टूडेंट्स हैव दीज वेरी लीस्ट एंड फंडामेंटल डाउट्स। तो और काफी बच्चे इस बात को स्किप भी कर देते हैं, यार ये तो इस पे तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, बट इससे आपका थॉट प्रोसेस बनता है। इट्स लाइक कि हम इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं और बड़ी बड़ी बुक पढ़ रहे हैं, तो अब क्या है, वो फंडामेंटल मीनिंग्स नहीं पता तो बड़ी बुक्स नहीं समझ आएंगी, क्योंकि अब आपको उसका मतलब नहीं पता, तो वो क्रैम हो जाता है सारा। सेम यही केमिस्ट्री में छोटे छोटे लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए।
तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर देते हैं। तो हम समराइज करते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें एवरी टाइम वीकर बॉन्ड ब्रेक, वीकर बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म। कौन सा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। इस बात को दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक रिप्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहे हैं, वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब अगर आपसे पूछा जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, बताओ, आप बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, आप बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनमें से CF, CCl, CBr, CI कौन सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा? तो सीधी बात है, वीक बॉन्ड तोड़ना है। जिसका बॉन्ड सबसे कमजोर होगा वो सबसे पहले टूट जाएगा। यानी कि सबसे पहले CH3I, फिर CH3Cl, CH3F। ध्यान रहे, अभी मैं SN1 SN2 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी डेटा से भी अभी मैं बहुत टेक्निकलिटी, बड़े बड़े जार्गन्स, मुश्किल शब्दों में नहीं गया हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप। मैं कुछ सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं कि जो बॉन्ड कमजोर होगा वो टूट जाएगा और उसका सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा। लेकिन इधर ध्यान देना, मैंने एक चीज कॉमन रखी है, एल्काइल ग्रुप वो CH3 है। तो दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल व्हेन एल्काइल ग्रुप इज सेम, अदरवाइज अदर फैक्टर्स भी यहां पे आ जाएंगे, उनका इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले होगा। राइट नाउ अब आप खुद सोचिए, ठीक है, यहां पे आप खुद सोचिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको किसी को रिप्लेस करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे यहां पे ये कार्बन है और इधर एक लिविंग ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इसको हटाना है। एक तरीका तो क्या है, पहले लिविंग ग्रुप जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, स्टेप 1। ध्यान सुनना, एक तरीका है कि पहले लिविंग ग्रुप गया, कार्बोकेटायन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड तोड़े, यानी स्लो। ठीक है, तो एक इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और एक इस तरीके से। अगर सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि पहले लिविंग ग्रुप जाता है कार्बोकेटायन, तो ऑब्वियसली ये स्लो स्टेप है। कभी भी कोई न्यूट्रल ग्रुप चार्ज में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, क्योंकि चार्ज की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। ध्यान सुनना, ये मान लेते हैं कोई भी ग्रुप लगा हुआ है R या H, ये एक एल्काइल हैलाइड है, और मुझे X लिख देना चाहिए, वैसे OH भी हो सकता है बट ठीक है, अभी X मान लेते हैं। ये न्यूट्रल स्पीशी कार्बोकेटायन में चार्ज में चेंज हो रही है, यानी स्टेबल से अनस्टेबल जा रही है, जाना चाहेगी नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस स्लो स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने स्पीशी इन्वॉल्व है, देखा जाए तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये अपने आप टूट गया, तो एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है। तो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर। यहां देखें, इसमें इस रिएक्शन में कितने स्पीशी इन्वॉल्व है, तो मैं यही बोलूंगा कि L को मान लो X,
मतलब यहाँ जो लीविंग ग्रुप है वो हेलोजन है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं ऐसे जनरलाइज मैं डिटेल में भी लिख दूंगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब देखिए इधर एक ही स्पीशी है, उसका यूनिमॉलिक्यूलर है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है। इधर दो स्पीशी इन्वॉल्व है, बायमॉलिक्यूलर है, तो SN2। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट ये SN1 है और ये SN2 है। अब मैं वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। और मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एग्जांपल लूंगा क्योंकि वो SN1 भी शो करते हैं एज वेल एज SN2 भी। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CH3 CH CH3 Cl, राइट। अब यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इसने खींच लिया है, इधर आ गया नेगेटिव और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड टूटेगा। अब मैं चाहता हूं, मैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेके आ रहा हूं, आप सोचिए ये बॉन्ड क्यों टूटेगा भाई, क्यों टूटेगा। हमने बोल दिया ऐसा ना इसलिए टूटेगा, कोई रीजन है, सोचो क्यों टूटे। आ गया मैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये बॉन्ड कभी भी कब टूटेगा, जब उसको बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी मिलेगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी कहां से मिलेगी इसे, कहां से बताओ, करेक्ट, सॉल्वेंट से मिलेगी। कहां से मिलेगी, सॉल्वेंट से। तो क्या होगा यहां पे, एक सॉल्वेंट होगा जिसका कोई पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कोई सॉल्वेंट होगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है उसी सॉल्वेंट का नेगेटिव टर्मिनल भी हो और फ्री हो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्री होने चाहिए। फ्री होगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल इधर भी आएगा, ठीक है, इधर भी आएगा, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव ही आएगा। अब बताओ प्लस के पास माइनस या माइनस के पास प्लस क्यों आएगा, बिल्कुल सही, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है सोचना। अब बस एक ही चीज और सोचनी है, ऐसी कौन सी स्पीशी है जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, कौन सी स्पीशी है। तो हम सबको पता है इंडिया का नंबर 1 नेशनल ड्रिंक क्या है, वाटर। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इधर ये भी पॉजिटिव, तो इस पे 2 नेगेटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव। यानी वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें नेगेटिव टर्मिनल भी है और पॉजिटिव टर्मिनल भी है, नेगेटिव भी है एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल भी है। यानी कि Cl नेगेटिव वाले को वाटर का प्लस यानी H+ वाला पार्ट क्या करेगा, सराउंड करेगा। C+ वाले को माइनस यानी O- वाला पार्ट सराउंड करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O, O और H2, हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। अब अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अट्रैक्शन हो रहा है मतलब कोई बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। और जब बॉन्ड बनता है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है क्या होता है जब बॉन्ड बनता है, बताओ। यस, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है और अब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। CH3 HCH3 प्लस, ठीक है, और Cl माइनस। और आजकल एक और चीज, रील्स की वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है हमारा, 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक नहीं 2। पहला, अटेंशन बहुत कम हो जा रहा है, दूसरा याद नहीं रहता कुछ, क्योंकि टेम्परेरी ब्रेन में जाके वो सारी चीज स्टोर होती जाती है और जल्दी से हम भूल भी जाते हैं। इन 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है
कि आप जैसे ही आपका माइंड लग रहा है कि कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, तुरंत वीडियो स्टॉप करो एंड 5 टाइम्स स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड फिर वीडियो स्टार्ट करके देखने लग जाओ। और जब भी पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो उस ब्रेक में कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है, सिंपली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। और दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आप बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कितना इफेक्टिव है। तो मेरा यही सजेशन है, हर 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जब भी आपका ब्रेन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्लोली ये करें, वीडियो पॉज करें और फिर, क्योंकि अगर वीडियो में टीचर एंटरटेनमेंट ऐड करेगा तो चीजें जैसे ही ऐड हुई ना, ध्यान वहां से चला जाएगा कंसेप्ट से, तो वहां चला जाएगा और जो एनर्जी उधर लगनी चाहिए वो उधर लगेगी, और जब वहां लगनी चाहिए तो तब तक खत्म हो गई है या कम हो गई है। तो आई अंडरस्टैंड एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फोकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर ज्यादा है फोकस, और फोकस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और यूट्यूब में ये फायदा है, you can increase the speed, you can decrease the speed, you can pause your video, you can take a break, but उस ब्रेक में कोई और वीडियो नहीं देखना है, कोई रील नहीं देखनी है, खाली बैठना है। ओके सो तो दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, फोकस भी बढ़ जाता है, जो और रील्स की वजह से मेमोरी कम रही हो रही है वो भी रील्स ना ही देख के कम हो गई, तो रील्स को अवॉइड करिए। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, दिस इज इंटरमीडिएट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच में क्या फर्क होता है? इंटरमीडिएट भी प्रोडक्ट होता है। अब कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होगी तो जो पहले बना वो इंटरमीडिएट, लेकिन जो स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है उसे इंटरमीडिएट। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट? अनस्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन। ये पहला स्टेप है जिसका ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो इस पहले स्टेप में हमने देखा कि एक न्यूट्रल स्पीशी ब्रेक हो रही है, हेटेरोलिसिस हो रहा है, यानी कि वो स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकेटाइन बना और Cl- बना, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हुआ है, ये जो हेटेरोलिसिस हुआ है, ये जो स्लो स्टेप है, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड है तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, एकदम सही। ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। ऑल्सो और क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? और अगली इंपॉर्टेंट बात जो यहां पता होनी चाहिए हमें, सेकंड नंबर वाला पॉइंट 1, सॉल्वेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में सॉल्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉल्वेशन हेल्प्स इन बॉन्ड डिसोसिएशन। सॉल्वेशन हेल्प्स इन बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड को तोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है? सॉल्वेशन। इसीलिए तो पोलर बॉन्ड टूट गया। जैसे बड़ा, अब मैंने जब बात बोली होगी तो काफी बच्चों ने ये सोचा होगा, अरे हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना होता है बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है। यहां सर कह रहे हैं कि बॉन्ड जल्दी तोड़ देंगे। बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन उसे तोड़ना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो सॉल्वेंट दोनों तरफ जाके बॉन्ड बनाते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। और अगर इसको न्यूक्लियोफाइल ना मिले तो ये स्टेप रिवर्स भी हो जाता है, ध्यान रखना। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा? सॉल्वेशन हेल्प करेगा। और कौन सा सॉल्वेंट होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबको पता होता है, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एनायन, जो एनायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट अटैच हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वेरी कॉमन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो वाटर और अल्कोहल यूज करते हैं, और वैसे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड भी यूज होता है। तो ये पहला स्टेप हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, स्लो स्टेप। अब अगला स्टेप बहुत ही फास्ट है। प्लस ये जो इंटरमीडिएट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्या है? sp2। तो बॉन्ड को तोड़ने में
एक तो सॉल्वेशन ने हेल्प की और एक ने बड़े बैकवर्ड साइड से अनजाने में चुपके से हेल्प की। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा। तो अब क्या हुआ यहां पे, तो यू कैन से दिस बॉन्ड ब्रेक इजीली अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी जितना प्लस आई हो, राइट। तो यहां से एक और बात समझ आती है कि बॉन्ड डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आल्सो। तो यू कैन से, आप कह सकते हो रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद सबको पता है कि कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक हो सकता है। तो एक पंखा इमेजिन कर लो, पंखे के 3 ब्लेड्स। तो बस ये मान लो मैंने हवा में पंखा घुमा दिया, ये 3 ब्लेड है, एक ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यू कैन से रेजमिक मिक्सचर फॉर्म। लेकिन रेजमिक मिक्सचर बोलते ही ये कॉन्सेप्ट किसका आ गया है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। क्या है? प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो क्या यहां रेजमिक मिक्सचर बनेगा? तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या यहां कायरल कार्बन है? नहीं है, तो रेजमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो एक और पॉइंट यहां लिख लेना चाहिए, एक और पॉइंट यहां लिख लेना चाहिए। इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, देन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन गिवन है रेजमिक मिक्सचर, तो आंसर इज रेजमिक मिक्सचर फॉर्म। और अगर गिवन है पार्शियल रेजिमाइजेशन अकर, तो वो भी सही है कि पार्शियल रेजिमाइजेशन अकर। ठीक है, क्या होगा? पार्शियल। पार्शियल इसलिए क्योंकि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूट के जब तक Cl निकलेगा तब तक पीछे से अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस बना, लेकिन अभी भी माइनस को थोड़ा दूर जाने में टाइम लग रहा है, उस ड्यूरेशन में बैक साइड अटैक ज्यादा हो रहा होता है। तो पार्शियल रेजिमाइजेशन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि पार्शियल रेजिमाइजेशन अगर दोनों ऑप्शन है तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है, तो पार्शियल रेजिमाइजेशन इज करेक्ट। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां सिर्फ रेजिम मिक्सचर है तो करेक्ट करोगे, ये नहीं कि सर बोनस मिलना चाहिए, पार्शियल रेजिमाइजेशन तो ऑप्शन ही नहीं था, राइट। दिस इज ऑल अबाउट SN1। नाउ ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहा जाता है? SN1। 1 stands for unimolecular, N stands for nucleophilic, S for substitution. Now let's move on to the next part, SN2. SN2 stands for, SN2 को क्या कहा जाता है? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां जा रहे हैं? ठीक है, क्या कहा जाएगा? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाली रिएक्शन 2 स्टेप में हुई थी, ठीक है। पहले वाली रिएक्शन कितने स्टेप में हुई थी? 2 स्टेप में। पहला ये, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इस रिएक्शन में जो रेट था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसा मान लिया है कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर याद है। सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। प्लस मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को इग्नोर कर रहा हूं। जैसे जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने कुछ वर्ड सुने होंगे, इंटीमेट आयन पेयर, या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को बहुत डिटेल में डिस्कशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन सॉल्व नेचर ऑफ सॉल्वेंट, स्ट्रक्चर, तो काफी फैक्टर, वो सब चीजें अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। व्हाई आई एम डूइंग सो? बिकॉज फंडामेंटली एंड 80-20 रूल कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट, वो सब चीजें भी पूछी जाती हैं, बट उनके आने के चांसेस 20%। इन पे बेस्ड चीजों को पूछे जाने का चांसेस 80%। कैसे आइडिया लगा सकते हो? अभी जेई के पेपर हो रहे हैं, शिफ्ट चल रही हैं, आप उनको कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन उठा लो पेपर, और जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म से, वहां से मैच कर लो, दैट्स वेरी गुड।
आप इजीली कर लेंगे उसको। सो एक और छोटा सा 1 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूं। नाउ अब तो मैं ब्रेक के बाद वापस आ गया हूं। तो SN2 में अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से, ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। हो क्या रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड है और उस पे, तो इसको मुझे बना देना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये एल्काइल हैलाइड है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये H, राइट। अब क्या हुआ, इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके अराउंड कुछ सॉल्वेंट आएंगे। ऑब्वियसली वाटर नहीं होगा, क्योंकि वाटर होगा तो बॉन्ड तोड़ देगा। अब इसके अराउंड कुछ ऐसे सॉल्वेशन हुआ कि बॉन्ड टूटा ही नहीं। तो क्या हुआ, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने लगा। ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या है ये? ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ग्रुप चला जाएगा। दिस इज वेरी स्लो, यानी यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो यहां पे कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में अपने आप आ रही होगी। दिस इज स्लो स्टेप, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे हुआ क्या, तो पहले मैं बताता हूं। जब ये रिएक्शन होती है तो यहां जो इंटरमीडिएट है वो अपने आप को सबसे पहले कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर लेता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे रीअरेंज कर रहा है, लाइक दिस। मतलब ये जो इंटरमीडिएट है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। sp2, कई बार ये भी पूछा जाता है कि SN2 में इंटरमीडिएट की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल है p के, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, यानी न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। और फिर ये रिएक्शन चेंज होती है। अब यहां पे क्या क्या बात आपको ध्यान देनी है वो समझो। फर्स्ट थिंग, इट इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से फिर ऑर्डर डिफाइन होता है। ऑर्डर हमेशा स्लो स्टेप से। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से एक बात समझ आती है, लिखनी भी चाहिए। हमें पहला पॉइंट समझ आया कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। फिर अब हमें दूसरा पॉइंट भी समझ आना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक एल्काइल हैलाइड। तो दूसरा पॉइंट समझ आया, रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अब हमें तीसरा पॉइंट भी समझ आना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक कर रहा है तो भीड़ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्राउडिंग पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्राउडिंग। तो यहां से समझ आता है रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन क्राउडिंग। क्राउडिंग को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, स्टीरिक फैक्टर। और क्या बात समझ आ रही है, और हमको एक और बात समझ आती है, इस रिएक्शन में पता नहीं कुछ भी हुआ हो लेकिन कार्बन हेलोजन का बॉन्ड नहीं टूटा, क्योंकि बॉन्ड टूटते ही कार्बोकेटाइन बन जाता। बॉन्ड नहीं टूटा, इस क्यों नहीं टूटा होगा, यानी सॉल्वेशन इफेक्टिव नहीं हुआ होगा, यानी सॉल्वेंट में कुछ कमी रही होगी, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया होगा। तो जो सॉल्वेंट है वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल अभी तो याद ही कर लीजिए। तो वो क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये हमारे, अब मैं चाहता हूं कि इनके स्ट्रक्चर आप देखिए, इनके स्ट्रक्चर सर्च करिए और कमेंट कर दो। रीजन आपको याद हो जाएगा एंड एंगेजमेंट बढ़ जाएगा आपका, और ब्रेन रजिस्टर कर लेगा इस बात को, क्योंकि आप प्रॉपर थोड़ा और मेहनत, कॉपी पे तो लिख दोगे जल्दी से, वहां पे टाइप वाइप करने में मेहनत लगेगी।
तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन ये फेवर करेंगे क्योंकि ये कम सॉल्वेट करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक खास बात है, ये कभी भी नेगेटिव पार्ट को सॉल्वेट नहीं करते, सिर्फ किसको करते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को नहीं। यानी कि ये यहाँ पे Cl को तो सॉल्वेट करेंगे लेकिन कार्बन को नहीं करेंगे। सॉल्वेशन 50% कम हो गया, तभी बॉन्ड नहीं टूट रहा। दोनों तरफ से अच्छा अच्छा बॉन्ड बनता, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। अब आधा बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी कम रिलीज होगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं, दिखा देता हूं। सी दिस इज एसीटोन, ध्यान से देखो ये एसीटोन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, कार्बन जो है वो सराउंडेड है, कार्बन प्लस सराउंडेड है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से, यानी प्लस वाला कहीं जा नहीं सकता क्योंकि तीनों ने घेर रखा है। तो प्लस वाला किसी भी माइनस के पास नहीं जा सकता, ना न्यूक्लियोफाइल के पास ना लीविंग ग्रुप के पास। अब बचा कौन, सिर्फ ये बाहर सरफेस पे माइनस बचा। तो क्या होगा, ये जो माइनस होगा वो जाके प्लस को सराउंड करेगा, जो माइनस होगा वो जाके प्लस को सराउंड करेगा। 50% सॉल्वेशन। आप देखो यहाँ 100% कितना ज्यादा मॉलिक्यूल था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। और बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही बनता है, प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से, जो फिजिक्स में पढ़ते हो ना वो एग्जैक्टली केमिस्ट्री में ट्रू है। तो अब बॉन्ड टूटा नहीं, तो स्टीरिक फैक्टर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। अटैक बैक साइड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां से अटैक होता है, बैक साइड। अब बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, इन्वर्जन, यानी पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगी, छतरी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन कायरल होना चाहिए। कायरल कार्बन है तभी हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। यहाँ पे मैं बोलूंगा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। यू कैन यूज वर्ड 1 2 3। SN1 और SN2 को आप 1 2 3 लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हो। 1 मतलब SN1, 2 मतलब 2 स्टेप, 3 मतलब 3 डिग्री। जनरली 3 डिग्री एलाइल और बेंजाइल SN1 शो करते हैं, उसके अलावा 90% मॉलिक्यूल SN2 शो करते हैं, राइट। एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस वी आर अवेयर, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, इट इज सेकंड ऑर्डर, इट इज बायमॉलिक्यूलर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2, स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है इसलिए ऑर्डर रिवर्स हो जाता है 1 2 3। प्लस डेल्टा प्लस पे अटैक करना होता है तो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस फेवर SN2 एंड वीक बेस फेवर SN1। So here we end our discussion on nucleophilic substitution। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए। और जो मैं पार्ट 1 से डिस्कस करते आ रहा हूँ कि दुनिया में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक है, या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, ये पहचानते रहिए। इससे आपको ये प्रॉब्लम एंड तक खत्म हो जाएगी, रिएजेंट क्या है, किस पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग ओवर इट एंड कीप पोस्टिंग योर डाउट्स so that मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे इनकॉर्पोरेट कर सकूं। So we end our discussion here. Thank you.